very warm namaste to everybody again and welcome आतिफ जी and Thank it's you. a pleasure कि आज मैं आपके साथ ये बात करने वाली हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मेरे मन में सवाल हैं आज मुझे पूछने का आपसे मौका मिलेगा. If you permit, I will begin. Yes, Yeah? yes, बिल्कुल. So, Atif ji, as a Muslim living in this country, I mean, just in this previous session, स्वामी जी ने बात करी कि किस तरीके से हमारा सबका DNA सेम है. जी. हम जब हम बड़े हो रहे थे, पहले भी मैं इसके बारे में बोल रही थी कि हमने कभी हमने डाइवर्सिटी सुना था, डिवाइड नहीं सुना था. हम हमेशा बात करते थे कि भिन्न प्रकार के लोग हैं, भाषाएं अलग हैं, रिलीजन अलग हैं, लेकिन हम ये एक डिवाइड की जो बात आज चल रही है कि एक खाई जैसी बन गई है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कोई ब्राह्मण दलित की बात करता है, ये हमने नहीं सुनी थी. लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे बीच में आज आ गए हैं जो ये डिवाइड खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं. और मैं आपका ध्यान एक रेफरेंस यहाँ पे लूँगी. नसीरुद्दीन शाह ने कल ही जो स्टेटमेंट दी है, जिस तरीके का एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर उनके स्टैचर का ये बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है, वो सुन के मुझे लगा कि क्या इन्होंने इस मुद्दे के नुआंस को समझने की भी कोशिश करी और कहीं ना कहीं क्या ये मेरे देश को इस तरीके से डिपिक्ट करके जस्टिस कर रहे हैं देश के साथ. तो इसके साथ मैं आपसे चाहूँगी कि कुछ इसके बारे में आप कहें. सभी को मेरा नमस्कार. देखिए, ऐसा है, नसीरुद्दीन शाह साहब से पहले इस देश के उपराष्ट्रपति साहब ने भी कुछ इस प्रकार की बात करी थी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने. उसमें मैंने बड़ा छोटा सा एक ट्वीट भी करा था और मैंने अक्सर जगह बोलता भी हूँ कि मुसलमान नहीं, हर उस व्यक्ति को डरना चाहिए जो इस देश के विरुद्ध सोचता हो. और हमको ये डर बहुत अच्छा लग रहा है और ये डर होना भी चाहिए. दूसरी बात, नसीरुद्दीन शाह साहब को इस देश के उन्हीं लोगों से डर लग रहा है जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति को इस देश का सुपरस्टार बना दिया. तो क्या है कि जैसे जैसे चुनाव आता है तो इस देश में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है. देखिए, मैं अपने बचपन से एक बात देखता आया हूं. मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं और मैं आपको बताता हूं, इसको आप सब लोग महसूस करेंगे. कैसे महसूस करेंगे कि मेरे घर के सामने जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के सामने से मेरा दोस्त अमित जब निकल के जाता था, वास्तव में अमित की बात कर रहा हूं मैं, जब अमित निकल कर जाता था और वो एग्जाम के लिए जाता था तो वो मस्जिद के मंदिर में मत्था टेकने के बाद मस्जिद पर भी मत्था टेक कर जाता था. ये इस देश का डीएनए है. ये इस देश का डीएनए है. मैं हज पर गया, मैं दिल्ली से हज पर गया. वापसी में मेरी फ्लाइट से जो मेरा सामान आना था वो सामान रह गया, मेरा एक बैग. सऊदी गवर्नमेंट ने उसको इंडिया भेज दिया. इंडिया गवर्नमेंट में वो इंडियन एयरलाइंस के एयरपोर्ट पर रुका रहा. वो बैग फट गया. उस बैग में 40-50 हज़ार रुपए कैश भी थे और 1-2 लाख रुपए का जेवर भी था. एक हिंदू सुनील कुमार ने उसको थैली में बांधा, उसको पैसे को थैली में बांधा. उसके साथ आबे जमजम भी थी और खजूर भी थी. उसको मान सम्मान के साथ ऊपर उठाकर रखा और बैग पे से मेरा नंबर ढूंढकर मुझको फोन करके बताता है, साहब आप पवित्र हज यात्रा पे गए थे. मैंने कहा हाँ गया था. साहब आपका बैग रह गया था. कि हाँ रह गया था. वो बैग तो आ गया लेकिन वो फट गया. मैंने उसको थैली में बांध के रख दिया है. उसमें इतने पैसे हैं, इतना जेवर है, ये खजूर है, ये आबे जमजम है. उसको मैंने संभाल के रख दी. ये काम सुनील कुमार ने किया था. किसने किया था? सुनील कुमार ने. ये यहाँ का भारत का डीएनए है. क्या है कि जैसे जैसे चुनाव आता जाता है वैसे वैसे, देखिए मैं आपको एक बात और कहता हूँ, मैं 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं. क्या हम 3 भाइयों में लड़ाई नहीं होती है क्या आपस में? सबकी लड़ाई होती है. और घर में मुखिया इंटरफेयर करता है, बात खत्म हो जाती है. किसी भी घर में, अड़ोसी में, पड़ोसी में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े भी होते हैं, वो झगड़े खत्म हो जाते हैं. इसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे अपने घर से डर लगने लगे. मुझको सुकून मिलेगा तो अपने घर में ही मिलेगा. और मैं एक लाइन में अगर इसको बात को कह दूं कि मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क अगर कोई है तो हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा पड़ोसी है अगर तो कोई हिंदू है. आप समझ लीजिए, हिंदू के पड़ोस में रहते हुए आदमी बेफिक्र रहता है,
उसको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी चलिए मैं आपको पुरानी दिल्ली के नवाबगंज में आज़ाद मार्केट में ले जाकर दिखा देता हूं कि मेरे मोहल्ले में रहने वाले वो लाला जी, वो चाचा जी, शर्मा जी, जिनको हम लाला जी कह के पुकारते हैं, जिनको हम शर्मा जी कह के पुकारते हैं, अगर उस मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी घुस जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो उसका कॉलर पकड़ लेंगे, तू यहां 15 मिनट से क्यों खड़ा है बता। वो ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू के घर के बाहर खड़ा है कि मुसलमान के घर के बाहर खड़ा है। वो इस बात की चिंता करते हैं कि आतिफ रशीद के घर पर भी बहनें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत नजर से आया हो यहां पर। वो इस बात की चिंता करते हैं। ये इस भारत देश का डीएनए है। आतिफ जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत डेंजरस है, हमारे देश के लिए बहुत डेंजरस है। एक माहौल बनाने की क्रिएट की जा रही है। आप देखिए पिछले कुछ सालों में, और मैं पार्टी विशेष का नाम ना लेते हुए कहूँगी कि 2014 से पहले जिनका राज इस देश पे था, उन्होंने हमें एक शब्द दिया, हिंदू टेरर। ये शब्द दे के उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भय क्रिएट करने की कोशिश की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में कि भाई हिंदू टेरर हो रहा है और अब आप इससे बचिए तो कैसे बचिए। सो ये एक कहानी जो वहाँ की शुरू हुई, और डॉक्टर स्वामी ने भी इस बात के ऊपर आई थिंक टच किया था कि ये हमारी देश की इंटेग्रिटी को कैसे हार्म करने की कोशिश कर रही है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ मुस्लिम एंड एज अ प्राउड मुस्लिम लिविंग इन इंडिया, एज अ प्राउड इंडियन, आप क्या कहेंगे कि क्या हमें करना चाहिए इस डिवाइड को फ्यूल ना कर सकें ये एलिमेंट्स इसके लिए? देखिए, मैं आपको इसके थोड़ा सा बैक में लेके जाना चाहूँगा आपको। इस देश में 40 साल लगभग मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया कांग्रेस को। 40 साल बिल्कुल वन साइडेड उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुस्लिम्स में एजुकेशन आने लगी, थोड़ा थोड़ा समझदारी आने लगी, तो मुस्लिम्स अभी भी भाजपा के साथ तो नहीं आया है। देखिए, ये एक सच्चाई है, अभी मुस्लिम्स भाजपा के साथ बिल्कुल खुलकर उस हद तक नहीं आया जिस हद तक उसको आ जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि 2019 में वी आर गोइंग समथिंग पॉजिटिव इन माइनॉरिटी वोट्स। लेकिन क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि परसेप्शन कैसा बनाया जाता है। मेरे मोहल्ले में एक मुल्ला जी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। जब 2014 में चुनाव का परिणाम आया तो उस परिणाम 16 मई के बाद 17 मई को वो मेरे घर पर आते हैं और आके मुझसे ये पूछते हैं, क्या आतिफ भाई मैं कल से सब्जी की रेहड़ी लगा सकता हूं? मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा, मुल्ला जी ये बात क्यों कह रहे हैं आप मेरे से? मैं मुल्ला जी जो उनको शब्द कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं, वो मुल्ला जी के नाम से ही फेमस है वहां पर। मैंने कहा, आप कैसी बात करते हैं? कहना वो राहुल गांधी का बयान सुना था। क्या है कि इस मुल्क के मुसलमानों को एक परसेप्शन ये समझा के रख दिया है कि भाजपा आ जाएगी तो तुमको खा जाएगी। पहले विलेन के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया करते थे, फिर विलेन के रूप में LK आडवाणी जी को दिखाने लगे, अभी विलेन के रूप में नरेंद्र मोदी जी को दिखला रहे हैं, कुछ दिनों बाद योगी आदित्यनाथ जी को दिखलाने लगेंगे, अमित शाह जी को दिखलाने लगेंगे। ये एक प्री प्लान सुनियोजित तरीके से ये करा जाता है। तो उसका क्या है, रिएक्शन क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी में क्योंकि लोग शिक्षा में पीछे हैं, अभी माइंड अभी उनका ब्रॉड नहीं हुआ, वो वास्तव में ये कल्पना करके बैठ जाते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो हमको खा जाएगी। मैं अक्सर कभी कभार मजाक में कह दिया करता हूं कि भैया भाजपा वाले तो चिकन मटन नहीं खाते, आपको क्या खाएंगे? भाजपा वाले तो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं, वो चिकन मटन नहीं खाते तो आपको क्या खाएंगे? और फिर दूसरी बात, मैंने अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी से एक बात कही कि आपके मजहब का जो अकीदा है वो बुनियाद, बेसिक बुनियाद उसकी ये है कि यू आर गॉड फियरिंग मैन, आपका अकीदा अल्लाह से, और आप सीएम पीएम से डर रहे हो। सीएम पीएम से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 30-40 साल में लगातार बता बता के जबकि मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट क्या हुआ है? मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो आदमी आज से 40 साल पहले मजदूरी कर रहा था तो मजदूरी से उठ के रिक्शा पे आ गया है। अभी उसकी तीसरी पीढ़ी भी रिक्शा चला रही है, चौथी पीढ़ी भी उसकी पंचर ही लगा रही है।
उनके शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने कोई सोचा नहीं है अभी तक कांग्रेस ने। तो चुनाचे में जो आपको बता रहा था कि 40 साल बाद कुछ मुस्लिम्स में चेंजिंग आनी शुरू हुई, तो मुस्लिम्स ने बीजेपी को तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस को भी रिजेक्ट करना शुरू करा। चुनाचे उनको पूरे हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस का अल्टरनेट बीजेपी को हराता हुआ दिख गया, वो उसके साथ खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ चले गए, सपा के साथ, बसपा के साथ, ममता बनर्जी के साथ, लालू यादव के साथ, दिल्ली में केजरीवाल के साथ, अल्टरनेट के साथ जाने लग गए। ये देखकर कांग्रेस को थोड़ा सा लगा कि ये बंधुआ मजदूर जो थे हमारे, देखिए मैं बड़ा बेबाक होकर कह रहा हूं कि मुसलमानों को 50 साल 60 साल कांग्रेस ने सिर्फ अपना बंधुआ मजदूर समझा। कभी भी आज तक किसी डेवलपमेंट, आज नरेंद्र मोदी जी अगर बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो या एक हाथ में कंप्यूटर हो, यानी कि वो उनको शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है नई नई योजनाएं ला रही है, सीखो कमाओ, नई मंजिल, ड्रॉप आउट्स के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, मतलब नई स्कीम्स ला रही है और कह रही है साहब देखिए हम आपके लिए ये अच्छा काम करने जा रहे हैं, अगर कर रहे हैं, अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है तो ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को बदले में जनता से वोट ही चाहिए होता, तो वोट मांगने में कोई बुराई नहीं है, वोट दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने 50 साल सिर्फ एक ही बात कही, बीजेपी आ जाएगी तुमको खा जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तुमको खा जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे तुमको खा जाएंगे। किसने किसको खाया? किसी ने नहीं खाया। सिर्फ ये डरा, जो एक खौफ की राजनीति थी, खौफ की, डरा कर रखने की राजनीति थी, उसको करा कांग्रेस ने। तो अब उनको ये लगा कि ये डर भी नहीं रहे, ये तो हमारे वोट बैंक थे वो सरक गए, तो अब उन्होंने एक नया काम शुरू करा है। वो नया काम जो है वो एग्जैक्टली यही है कि हिंदू आतंकवाद बनाकर एक चेहरा खड़ा करा कांग्रेस ने। जब वो भी फेल हो गया तो अब एक नया काम शुरू हुआ है, जिस काम को हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं, आमिर खान जैसे लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिसको इस देश के हिंदुओं ने सर माथे पर बिठाया, उनका धर्म नहीं देखा। आमिर खान की पिक्चर देखने सिर्फ आतिफ रशीद नहीं जाता है, आमिर खान की पिक्चर देखने तो अभय सिंह जी भी जाते हैं, और वो उसके सीरियल्स को भी देखते हैं, सब देखते हैं। हर व्यक्ति उसकी पिक्चर्स देख रहा है। नसीरुद्दीन शाह को हर व्यक्ति अप्रिशिएट कर रहा है। फिर भी अगर नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, मुझे आप लोगों ने यहां बुलाया है, बुलाकर आप मुझे मान सम्मान दे रहे हैं और मैं कहूं साहब मुझे डर लग रहा है, तो ये तो आपका अपमान है। एक्चुअली उन्होंने इस देश में डर का वातावरण क्रिएट नहीं करा, बल्कि उन्होंने भारत मां, भारत जननी को का अपमान किया है। उन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहब, इस देश में जो लोग भूखे भी मर जाते हैं, इस देश में लोग अस्पताल में भी मर जाते हैं, इस देश में लोग लाखों परेशानियां सहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हमको इस देश से डर लग रहा है। देश से कैसा डर साहब? अपने घर से किसको डर लग सकता है? मैं कसम खा के आपसे ये बात कह सकता हूं, और किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिएगा, 45 डेज की हज यात्रा पर गया था मैं। हाजी हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज भी कर रखा है, कंठस्थ कुरान शरीफ याद है मुझे, हाफिज कुरान भी हूं, कंठस्थ है मुझे। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं कि जब मेरी वहां पर हज का जो सारे परफॉर्मेंस थे वो हो गए, उसके बाद मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं उड़ के अपने हिंदुस्तान के देश पे चला जाऊं, उड़कर चला जाऊं। मैं सच बता रहा हूं आपको, और खालिश मेरी बात नहीं है। मैंने जिससे पूछा उसने ये बात कही कि भाई अब हो गया, हज हो चुका, अब तो चलो यार। यार ये 45 दिन क्यों है यार, ये तो 15 ही दिन होने चाहिए थे, पर्याप्त है, हो गया, आप चलो। और मैं आपको सच बता रहा हूं आपको कि जिस वक्त पायलट ने अनाउंस करा कि हम लैंड करने वाले हैं, मुझको ऐसा लगा कि वास्तव में मैं जन्नत में आ गया हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, मुझको ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूं। हालांकि मुझे अपने घर पहुंचने में 4-5 घंटे लगने थे, लेकिन जिस वक्त मैंने सरजमीन हिंदुस्तान पर कदम रखा तो मुझको लग गया कि मैं अपने घर आ गया। तो मुझे कैसा डर इसमें? जिसको ऐसा लगता हो कि मुझको यहां डर लगता है, तो साहब मेरा आपके मंच से भी और हर माध्यम से मैं कहता हूं, जहां आपको डर ना लगे आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जहां डर ना लगे
वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी ने किसी को रोका नहीं है। यहाँ पर जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये तो दिल मिले का सौदा है। हिंदुस्तान सबका है, बराबरी का है। और पहली सरकार में और अब की सरकारों में अंतर हो गया है। पहली सरकारें यह ऐलान करती थी कि इस देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का अधिकार है। वर्तमान की सरकार जो अनाउंस करती है वो कहती है अपीजमेंट फॉर नन एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल। डेवलपमेंट फॉर ऑल के नारे को साकार कर रही है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको केवल जबान से नहीं करती है, उसको जब साकार करती है तो जनधन योजना के तहत जब खाते खोलने की बात होती है तो वह मुसलमान मजदूर, रिक्शा चालक जिसकी हिम्मत नहीं होती थी बैंक के साथ सामने से निकलने की, वो बैंक में छाती ठोक कर जाता है धड़ल्ले से और जनधन योजना के तहत अपना बैंक का खाता खुलवा कर आता है। ये ताकत, बराबरी का अधिकार इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के सभी वर्गों को देने का काम किया। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार उज्ज्वला योजना के तहत, मैं एक बात सब जगह कहता हूं, आज फिर ये बात कह रहा हूं कि साहब आप उस सरकार में और इस सरकार में एक ही अंतर है। आप अगर मुझसे अभी ये सवाल करें कि आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया है तो मैं कहूंगा साहब कुछ नहीं किया है मुसलमानों के लिए। लेकिन मेरी सरकार ने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया है। मेरी सरकार 130 करोड़ भारतवासियों को समर्पित है, जो कुछ कर रही है सबको कर रही है। जनधन योजना के तहत खाते में कोई रिजर्वेशन नहीं है कि मुसलमानों के इतने खुलने और हिंदुओं के इतने खुलने, जिसको जरूरत है उसको खुलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बहन को तो गैस का सिलेंडर मिलेगा और हिंदू को नहीं मिलेगा, या हिंदू को मिलेगा तो मुस्लिम को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा जिसकी जरूरत है। 6 करोड़ कनेक्शन दिए गए तो उनकी जाति और धर्म देख के नहीं दिया गया, बल्कि उनका बीपीएल कार्ड देख कर दिया गया। ऐसा जाति और धर्म के आधार पर इस देश में 2014 से पहले काम होता था। इस देश में अब 2014 के बाद जो भी काम हो रहा, आयुष्मान भारत की योजना जो चल रही है, तो जो मेडिकल के लिए 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वो ये देख के नहीं दिए जा रहे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, वो उसके लिए देख के दिए जा रहे हैं जो जरूरतमंद है उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के उदय का सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले दिया था, उसको वास्तव में अब साकार कर रहे हैं। I think we're almost done in time. We have 5 minutes. Okay, so एक सवाल मैं और क्योंकि हमारे पास समय पूछना चाहूँगी। आपने 3 तलाक की बात कही और इस मुद्दे को मैंने भी बहुत क्लोजली फॉलो किया है और आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये इतना अच्छा कदम है तो किन ग्राउंड्स पर कुछ पार्टियां इसको अपोज कर रही हैं और मोटिव क्या है इसके पीछे, क्या मिलने वाला है? वोट तो नहीं मिलने वाले, पर और क्या क्या कारण है इसके इतना ऑपोजिशन क्रिएट करने का? ऐसा इसके लिए तो हम सबको, सारी महिलाओं को एकजुट होकर मेहनत करने की जरूरत है। वो एक्चुअली क्या है, अभी भी हमारे यहाँ भारत का एक कल्चर है, वो ये है मैक्सिमम जगहों पर कि ये जो हमारा जो समाज है ना, ये पुरुष डोमिनेटेड समाज है अभी। बिल्कुल ठीक है ना जी। और उसकी शुरुआत मुझे अपने घर से करनी पड़ेगी, बराबरी की शुरुआत। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इनको कह दूँ या इनको कह दूँ कि साहब आप बराबरी शुरू करें, मुझे अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है कि समाज जो है पुरुष डोमिनेटेड समाज है। मैंने आपको अभी बताया कि मुस्लिम वोट बैंक तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियों से छिटक चुका है, जो अपने आप को मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बोलते थे, उनसे छिटक चुका है। तो अभी इस मुल्क में वो करें क्या? तो उन्होंने इस देश के मुस्लिम पुरुषों से संपर्क करना शुरू करा और उनको ये बताना शुरू करा दिस इज इंटरफेरेंस इन योर शरीयत, ये तो इस्लाम में इंटरफेरेंस हो गया। जबकि आप ये पूछिए, इस्लाम की शुरुआत जहां सऊदी अरब से हुई, वहां पे इंस्टेंट तलाक पर पाबंदी है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात और बता दीजिए, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिल मारूफ़ औ तशरीहुम बिइहसान के इसके माने जानते होंगे? कुरान शरीफ की आयत है अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिल मारूफ़ औ तशरीहुम बिइहसान। अगर तलाक दो तो एहसान के साथ तलाक दो, आपस में सलाह मशवरा करके तलाक दो। अगर ठीक है, अगर आप में ये बात तय हो जाती है कि भाई नहीं हमको अलग अलग होना है, तो ठीक है, बैठ के तलाक दो, आपस में बातचीत करके 10 लोगों को में बैठ के। हिंदुओं में भी होती है तलाक, कोर्ट में जाकर होती है, ठीक है, सब जगह होती है। तलाक का एक प्रोसीजर होना चाहिए। ये क्या कि खाने में नमक तेज हो गया तो तलाक तलाक, अच्छे कपड़े नहीं आए मेरे धुल के तो तलाक तलाक, इन बातों पर तलाक नहीं होनी चाहिए ना। कुल मिला के बात यह है कि ये भी एक पॉलिटिकल चाल है अपोजिशन की, आप समझ लीजिए। कांग्रेस से कहिए कि आप खुलकर आइए समर्थन में, सामने नहीं आएंगे। खुलकर आकर आप इसको
कि जी ये सिलेक्ट कमेटी में चला जाए बिल और यहाँ चला जाए वहाँ चला जाए। आप खुल के कहिए ना आके, अगर आप में बाकी दम है आप आके खुलकर कहिए कि नहीं हम 3 तलाक बिल के खिलाफ है, 3 तलाक होनी चाहिए, तब मुस्लिम महिलाएं उन्हें सबक सिखाएंगी। वो पीछे से, पर्दे के पीछे से ये भी एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, आप समझ लीजिए। और वो इस तरीके का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कि ये शरीयत में इंटरफेयर हो गई, ये आपके मजहब के मामलात में अमल दखल हो गया, और ये तो बीजेपी तो देखिए आपकी दुश्मन है ही। हम साफ बात कह रहे हैं, ये बात कि हमको इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखता है। हमने जब पहले ये बिल पेश करा था, तो जब हमने इस 3 तलाक की बात की शुरुआत करी थी, तो कहीं का चुनाव था, मुझे याद नहीं कहाँ का चुनाव था, मैं एक टेलीविजन चैनल पर डिबेट पे बैठा हुआ था, तो वहां एक कांग्रेसी ने ये बात कही कि साहब आपने तो ये चुनाव आ गए, शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव था या गुजरात, उत्तर प्रदेश का, शायद उत्तर प्रदेश का, कि आपने तो चुनाव आ गया इसलिए। मैंने कहा इसका मतलब आपको लग रहा है ना कि इस मुद्दे से हमको चुनावी फायदा होगा। इसका मतलब चुनावी फायदा कब होता है? जब मैं रोड बनाता हूं, जब मैं सड़क बनाता हूं, जब मैं स्कूल बनाता हूं, जब मैं अस्पताल बनाता हूं, यानी जब मैं बेसिक बुनियादी जरूरत की चीजें कोई सरकार बनाती है, तभी तो जनता उसको वोट देती है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 तलाक बिल वास्तव में मुसलमानों की जरूरत है, तभी हम इसको लाए हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि हम पॉलिटिकली भी लाए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, समर्थन कीजिए। और अगर आपको बुरा लगता है तो खुल्लम खुल्ला इसका विरोध कीजिए। खुल्लम खुल्ला आप विरोध करेंगे भी नहीं और आप समर्थन भी नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में जरूर आपको जनता इसका जवाब देगी। आतिफ भाई, इससे पहले कि मैं सवाल लूँ, एक कमेंट मैं ज़रूर देना चाहूँगी यहाँ पे कि यूपी में छुटमलपुर नाम की एक जगह है, जी। वहाँ पे क्योंकि मैं उज्ज्वला के साथ काम कर रही हूँ, तो कुछ उज्ज्वला बेनिफिशरी से मिलने का सहारनपुर से आगे है। बिल्कुल जी। तो उनसे मैं बात करी थी और बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं थी जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं गई थी वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा कि, और ये यूपी इलेक्शन के आसपास की बात है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको गैस सिलेंडर मिला है, कैसा आपको लगा है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा है, अपने लोगों ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, पर ये मोदी ने किया है तो हम इनके साथ हैं। तो मुझे जो बात इसमें स्ट्राइक करी वो ये नहीं थी कि मोदी ने किया है, मुझे स्ट्राइक करी कि अपने लोगों ने नहीं किया। आप देखिए कि किसी कम्युनिटी ने आपको अपना माना, अपनाया, लेकिन आज वो इतना बिट्रेट फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि कोई और नेता आया है या कोई ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जो राइट्स के ऊपर बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, और सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट और सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष के लिए एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल विकास की बात कर रहा है। तो मुझे लगा ये जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी। एक बात बस मैं और इसमें देखिए बीच में जोड़ दूं, 16 मई 2014 को जिस वक्त हिंदुस्तान में परिणाम आया था, एक संदेश सबको मैं कहना चाहता हूं, सब इसको आगे फॉरवर्ड करें। उस वक्त अगर नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद में खड़े होकर जब उन्होंने भाषण करा था और वो ये कह देते कि आज ये हिंदुत्व की जीत हो गई है, आज हिंदू जीत गया, या आज ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जीत हुई है कि दुश्मनों को सबक सिखा देंगे, तो इस देश में लाखों करोड़ों मुसलमान उस दिन मर जाता। लेकिन उन्होंने खड़े होकर क्या कहा कि मेरी सरकार सबके साथ और सबके विकास के नारे को साकार करेगी। एक सवाल मुझसे कई लोगों ने करा कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कितने % वोट टिकट देती है? मैंने कहा साहब मुझे टिकट दिया था, आपने कभी जिताया? आपने मुझे जिताया? शाहनवाज हुसैन को दिया था, आपने जिताया? जिताएंगे आप है नहीं, टिकट जरूर दिलवाएंगे। लेकिन एक जगह यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दी गई। उन्होंने कहा जी यहां तो टिकट भी नहीं दी, फिर क्यों आप बीजेपी में? उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया बड़ा अच्छा। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम आया ना, एक लाइन है सबको याद करनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसको संबोधित करते हुए कितनी बड़ी बात कही प्रधानमंत्री जी ने कि सरकार बनती बहुमत से है। क्या कहा? सरकार बनती बहुमत से है, चलती सर्वमत से है। हमारी सरकार उनको भी समर्पित है जो इस तरफ है, और हमारी सरकार पूर्ण रूप से उनको भी समर्पित है जो उस तरफ खड़े हैं। और चुनाचे जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो सर्वमत से चलने वाली सरकार चलाने के लिए, क्योंकि एक भी मुसलमान को एमएलए का टिकट नहीं दिया था, तो मोहसिन रजा को एमएलसी बनाकर, मंत्री बना के सर्वमत की सरकार कैसे चलाई जाती है, ये भी एक उदाहरण पेश कर दिया। 2 सवाल आई थिंक हम ले सकते हैं, मे बी वन क्वेश्चन, एक सवाल प्लीज आप। जी
रशीद भाई, आपने बहुत अच्छे ढंग से सबको समझाने की कोशिश की, मुसलमान भाइयों को भी। जो सबसे बड़ी समस्या है देश की है वो है राम मंदिर, पिछले कई सालों से, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं कुछ कर पा रही। इसके 3 ऑप्शन हैं, एक है लीगल, दूसरा है पॉलिटिकल, तीसरा है सोशल। लीगल इशू में सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रही है या बच रही है, और पार्लियामेंट में भी बचाया जा रहा है, तो सोशल लेवल पे क्यों नहीं इसको रिजॉल्व किया जा रहा? और दूसरी बात, आपने ट्रिपल तलाक की बात कही, उससे जुड़ा हुआ मामला है साबरी माला का, तो वो भी एक ऐसा ही इशू है जो महिलाओं के उत्थान के लिए, तो उसमें ऐसा क्या फ़र्क है, दोनों में क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो सबरीमाला का जो इशू है वो प्योर रिलीजियस इशू है। 3 तलाक का मामला मैंने आपको समझा दिया है कि ये रिलीजियस इशू नहीं है, ठीक है ना जी। ये 3 तलाक का मामला मजहब में है ही नहीं। मैं तो आपको बता तो रहा हूँ, मैंने आपको आयत पढ़ के सुना दी कुरान शरीफ की कि ये मजहबी इशू नहीं है, ये तो सो कॉल्ड लोगों ने अपना इशू बना दिया और इसको अब मानने को तैयार नहीं है। जबकि जितने भी डेवलपिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं सबने मान लिया इसको, सबने इसको पहले से ही बैन कर रखा है, और इवन अनडेवलप्ड कंट्री पाकिस्तान तक ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, तो हम पीछे क्यों हो जाएं उससे? एक बात रही। बात देखिए राम मंदिर की, सबरीमाला, मैंने सबरीमाला का बताया ना आपको, ये कि सबरीमाला का जो इशू है वो प्योर रिलीजियस इशू है, एंड ट्रिपल तलाक का जो इशू है वो रिलीजियस इशू है ही नहीं। तो आप इन दोनों को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? ये दोनों कोरिलेट हो ही नहीं सकते, ये तो अलग अलग इशू है। ऐसे ही राम मंदिर का जो मामला है, इसके लिए सोशल लेवल पर भी पहल हो रही है, ऐसा नहीं है। आज मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग उठकर आगे आए हैं और वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं कि भाई वहां पर राम मंदिर बना देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब 10 लोग खड़े होते हैं तो उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग इस तरीके की हो जाती है। असल में क्या है कि एक बात तो स्पष्ट है कि इस देश की जनता को इस बात का भरोसा है कि देश में राम मंदिर यदि बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मेरे को लगता है इसको सोशल लेवल पर सुलझाने की जरूरत नहीं है, इसको पॉलिटिकल लेवल पर सुलझाने की जरूरत है। कांग्रेस को भी राम मंदिर के समर्थन में खुलकर आना चाहिए, सब मामला उसी दिन सॉल्व हो जाएगा जिस दिन कांग्रेस खुलकर आके समर्थन दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे के साथ हैं कि अयोध्या में देखिए मंदिर तो है वहां, आप समझ लीजिए मंदिर तो है वहां पर बना हुआ है। राम लल्ला के दर्शन जिसको करने हैं जाए करें, वहां पर राम लल्ला के दर्शन भी हो रहे हैं। वहां तो भव्य राम मंदिर भवन का निर्माण होना बाकी है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर जरूर भारतीय जनता पार्टी यथाशीघ्र भव्य भवन का राम मंदिर भवन का निर्माण करेगी। थैंक यू आतिफ भाई, आपके इन्हीं शब्दों के साथ आपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो मैं शुरुआत में बात करी थी, आपने दिखा दिया। आज आतिफ रशीद साहब हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि कैसे रामलला का राम मंदिर बनने वाला है, और वहीं बनने वाला है जहां सारी ये जो फसाद बनाया हुआ है एक, वो सिर्फ कुछ ग्रुप्स विशेष का बनाया हुआ है। जल्दी ही वहाँ हम राम की आराधना करेंगे, एक भव्य मंदिर बनेगा। तो इसी के साथ आतिफ भाई बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारे आपने अच्छी बातें हमारे साथ आज शेयर करी, एंड आई थिंक वील नाउ ऑल ब्रेक फॉर लंच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Namaste. We hope you enjoyed this Chitti Media content. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.